आपने 1 जनवरी 2020 में मेरे पास आए थे। आपने मुझे 25 लाख रुपए इन्वेस्ट की। 23 मार्च 2020 को मार्केट का बॉटम था। वो दिन आपके 25 लाख की वैल्यू थी 15 लाख। आप उस टाइम पे क्या करते? आप पैसे निकालते, पैनिक करते या और ऐड करते? तो पहले क्लाइंट को ये बोलते हैं कि आपका जो 100 रुपीज है, ये 70 रुपीज तो आप देखने 100% देखेंगे। आप अगर ये चीज को एक्सेप्ट कर सकते हो तो आप इसमें जर्नी में आगे बढ़ पाओगे। मार्केट का नेचर है कि मार्केट एक ईसीजी के से जैसे चलती है। मार्केट एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाती है। रिटर्न इज नॉट द ओनली थिंग यू हैव टू लुक एट। जो फंड ने लास्ट ईयर बेस्ट रिटर्न दिया, वो इस साल बेस्ट रिटर्न नहीं देने वाला है। 2009 से 2013 इस 4 साल में मार्केट ने लगभग सिंगल डिजिट रिटर्न दिया था, 4 से 5%, और एसआईपी ने रिटर्न दिया था 0 से 6% के बीच में। उस जमाने में तो फिजिकल काम होता था। एक 10,000 के म्यूचुअल फंड के चेक के लिए भी आपको क्लाइंट के पास जाना पड़ता था। और लकीली वो फर्स्ट टाइम वो क्लाइंट था, वो टाइम पे वो एक सेलिब्रिटी मॉडल था। उससे मिला, 1 घंटा उसको समझाया, उसको समझ में आया, उसने पॉलिसी ले ली, तो वो थोड़ा एक मोटिवेशन था। So accidental meeting becomes your motivational guide. हम लोग को सेलिंग नहीं करना, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? आपको प्रॉब्लम होती है तब जाते हो। अपनी रेवेन्यू की जगह आप क्लाइंट के ग्रोथ को देखेंगे तो क्लाइंट आपके साथ रहेगा, उनका वॉलेट शेयर आपके पास बढ़ेगा। एनआरआई में स्कोप बहुत है, बिकॉज उनको सही आदमी चाहिए जिन पे वो ट्रस्ट कर सके। बिकॉज आप किसी के फाइनेंस के बारे में किससे डिस्कस कर रहे हो तो एक फिडुशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आपके ऊपर। आपकी रिक्वायरमेंट क्या आप बताइए, उन्होंने क्या किया वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ आप रिकमेंड कर रहे हो, जो भी प्रोडक्ट, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या कोई भी प्रोडक्ट आप रिकमेंड कर रहे हो, आपको ये पहले देखना चाहिए कि अगर आप अपना पैसा लगाओगे, आप उस प्रोडक्ट में लगाओगे या नहीं लगाओगे, या उस फंड में लगाओगे कि नहीं। तो आप कभी भी बेस्ट फंड में हमेशा नहीं रह सकते हो। आप जितना लॉन्ग टर्म होल्ड करोगे, कंपाउंडिंग तभी पैसा होगा। तो अभी आप 900 करोड़ पे हैं, क्या नेक्स्ट गोल क्या है आपका? तो नेक्स्ट गोल है गिफ्ट सिटी। स्वागत है आपका बिलियनर कोड सीरीज पावर्ड बाय निर्मल बंग में। कितने एमएफडीज हैं जो आज एनआरआई बिजनेस कर रहे हैं, और कितने एमएफडीज को ये पता है कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो इंडियन बिजनेस के अलावा एनआरआई बिजनेस में भी एक्सपर्ट हैं। 25 इयर्स का एक्सपीरियंस, 900 करोड़ का ईएम। मिलते हैं विनोद नैनानी जी से और जानते हैं उनसे उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। स्वागत है विनोद जी आपका बिलियनर कोड सीरीज में। थैंक यू राकेश जी। तो कैसे स्टार्ट किया आपने एमएफडी बिजनेस? अपने अपने जैसे एक्चुअल में आपके डैडी का बिजनेस था, तो डैडी ने फोर्स किया आपको या मतलब आपको लगा नहीं है मुझे तो अच्छा लग रहा है ये? नहीं, डैडी ने फोर्स तो नहीं किया। जब कॉलेज में था उस टाइम पे ऑफिस डैडी घर से ही करते थे, तो वहाँ पे जब करते रहते थे, कुछ समझाते रहते थे, तो इंटरेस्ट आने लगा। और कॉमर्स बैकग्राउंड से था, तो अकाउंट्स, फाइनेंस बेसिक समझ में आ रहा था। और मैंने मैथ्स नहीं, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस भी लिया था, तो वो भी समझ में आ रहा था। तो उसमें मैं लहर में अंदर इसमें आ गया कि ठीक है, इसमें इंटरेस्ट लगा। एक दिन कुछ ऐसे हो गया था कि 31 मार्च था, और उस टाइम पे 2 साल पहले डैडी ने इंश्योरेंस का काम चालू किया था। और मार्च में आपको पता है इंश्योरेंस का कैसे होता है। राइट। तो सेम टाइम पे 2 जन ने बुला लिया था। तो डैडी ने बोला इसको ट्राई करो, देखो कुछ होता है तो वहाँ से फर्स्ट स्टार्ट चालू किया था। और लकीली वो फर्स्ट टाइम वो क्लाइंट था, वो टाइम पे वो एक सेलिब्रिटी मॉडल था। उससे मिला, 1 घंटा उसको समझाया, उसको समझ में आया, उसने पॉलिसी ले ली, तो वो थोड़ा एक मोटिवेशन था। So accidental meeting becomes your motivational guide. यस। गुड। तो उसने कितने का इंश्योरेंस लिया था उस वक्त? अब 2003 में 9 लाख रुपए की पॉलिसी ली थी उसने। बहुत बढ़िया, मतलब अच्छा खासा प्रीमियम होगा। उस टाइम पे अबाउट 60,000 70,000 का प्रीमियम था। तो पापा ने जबरदस्त कैसे शाबाशी दी कि क्या? देखिए, पापा ने कभी भी शाबाशी दी, हाँ। बट इतना भी नहीं किया कि सक्सेस सर पे आ जाए।
बिल्कुल। तो फिर आपने जैसे ही जॉइन किया तो इंश्योरेंस तो स्टार्ट में, लेकिन म्यूचुअल फंड की तरफ रुझान कैसे हुआ? सो म्यूचुअल फंड की तरफ देखिए सब कुछ था, तो एक ही ऑफिस थी, एक ही जगह थी, वहां से ऑपरेट करते थे। जब ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गए तो पापा अकेले थे, तो पहले तो इंश्योरेंस और अकाउंट्स वगैरह, फिर देखते देखते क्लाइंट ने एक चीज से दूसरी चीज पूछी, जी। तो उससे एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट, दूसरे से तीसरा। और मैं जब कॉलेज में था तभी मैंने ये शुरू कर दिया था उनके साथ। कॉलेज के बाद पापा के साथ ऑफिस में ही बैठा रहता था, जरूरत पड़ी तो मीटिंग या उस जमाने में तो फिजिकल काम होता था, तो चेक लेने जाना पड़ता था क्लाइंट से, फॉर्म भरवाने पड़ते थे। आज के जैसे वो डिजिटल काम तो नहीं है, जी। तो वो टफ डेज देखे हैं कि आप एक 10,000 के म्यूचुअल फंड के चेक के लिए भी आपको क्लाइंट के पास जाना पड़ता था। राइट। तो इनिशियल में जैसे आपने मतलब अभी जैसे आपका कोर अभी इंश्योरेंस के साथ में म्यूचुअल फंड तो आज के डेट में बुटीक वेल्थ मैनेजमेंट करते हैं, एक्सेप्ट एनी ट्रेडिंग और स्पेकुलेटिव एक्टिविटी, सब कुछ करते हैं। म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, पीएमएस, एआईएफ, कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। बट कोर म्यूचुअल फंड है। कोर म्यूचुअल फंड है, इसी कोर नहीं बोलेंगे, बिकॉज क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। नहीं, बट आपका एयूएम का हाँ, पार्ट। एयूएम का पार्ट में कोर म्यूचुअल फंड है, ओके। कोर म्यूचुअल फंड। तो इसमें आपके कितने जैसे क्लाइंट अभी आज के दिन में? आज के डेट में अबाउट 500 फैमिलीज है, इंडियन, एनआरआई, ऑल ओवर इंडिया से है। तो एनआरआई मींस आप उनको कैसे सर्विस, वहाँ आपका ऑफिस सेटअप किया है? नहीं, ऑफिस सेटअप नहीं किया है। दुबई में मैं खुद पर्सनली साल में मिनिमम 2 बार विजिट करता हूँ, जरूरत पड़ा तो ज्यादा भी करता हूँ। और बाकी के जो एनआरआईज है, अभी थैंक्स टू कोविड सब वर्चुअल हो गया है, तो वर्चुअल मीटिंग से हो जाते हैं। प्लस जब भी वो लोग इंडिया में आते हैं तो मीटिंग हो ही जाती है। प्लस अगर इंडिया में कहीं पे भी आए तो वहां पे जाके मीटिंग कर लेते हैं। तो ये जैसे आज आपने तो एनआरआई, लेकिन जो इनिशियल फर्स्ट टाइम में अगर कोई किसी को एनआरआई को अप्रोच करे आज जैसे आपने, वो क्या कैसे किया, आपको किसने? तो अपने एक फैमिली फ्रेंड है, तो वो दुबई में रहते हैं, जी। तो उन्होंने कहा कि तुम दुबई क्यों नहीं आते हो। मैं बोला मैं इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। ठीक है। तो उन्होंने अपने सर्कल में 4-5 जन से इंट्रोड्यूस करवाया। तो उसी तरह से जब और किसी को, रिलेटिव्स को, कुछ को पता चला तो उन्होंने भी 1-2 जन से मिलाया। तो इनिशियल तो ऐसे था कि 1-2 जन ने, ठीक है आप आए हो तो बिजनेस कर लो, बट वहां से एक फीडबैक जरूर मिला कि यहाँ पे लोग आते हैं बट कोई रिपीट नहीं आता है। तो लोग आज का बिजनेस करके अपना ट्रिप का खर्चा निकाल के घूम फिर के चले जाते हैं, बट कोई सीरियस इस बिजनेस में नहीं है। तो आपने जो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको एनआरआई बिजनेस करना है तो पहली ट्रिप में मत सोचिए बिजनेस आएगा, यू हैव टू गो कंटिन्यूअसली। उस टाइम पे मैंने जब चालू किया था वो 2007 था जी। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई। जी। तो 2007 से लेके 2012 तक आप अगर ट्रिप कर रहे थे, अगर आपने अपना कॉस्ट रिकवर कर लिया तो यू हैव टू बी हैप्पी, दैट हैड टू बी योर थिंग। अगर आप बोल रहे थे कि मैं हर ट्रिप में प्रॉफिट करके आऊंगा, नहीं, वो नहीं। आपको फर्स्ट वाज क्लाइंट को संभालना है। सो इन्वेस्टमेंट हो रहा है एक तरह से आपका। हाँ, तो देखिए अभी आप म्यूचुअल फंड की लैंग्वेज में बोलोगे, हाँ। आपने अपना एसआईपी किया, हाँ। टाइम और एनर्जी का, जी। उसका रिजल्ट आज मिल रहा है। बिल्कुल। सो कंटिन्यूअसली आपका टच में रहने से वो फर्क पड़ा उसका। परसिस्टेंसी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और एक चीज सीखी है कि क्लाइंट को जिस चीज की रिक्वायरमेंट हो, आप वो ही चीज उसको दो। आप मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स मत करो। बिकॉज प्रॉब्लम क्या हुआ है इनिशियली इस इंडस्ट्री में, बहुत सारे बैंकिंग की तरफ से मिस सेलिंग बहुत हुई है। और मिस सेलिंग ऐसे हुई है कि ठीक है आज ये, पहले म्यूचुअल फंड में अपफ्रंट कमीशन होता था, जी। तो अपफ्रंट कमीशन के चक्कर में चर्निंग ऑफ पोर्टफोलियोज काफी होते थे, बिल्कुल। तो उस वजह से काफी मिस सेलिंग होती थी। आज हो रही है बट प्रोपोर्शन पहले के इसमें कम है। रेगुलेटर भी बहुत स्ट्रांग हो गया, कमीशंस भी कम हो गए, बहुत फर्क है, अपफ्रंट खत्म हो गया है तो करे टेल है। तो ये जो एनआरआई का बिजनेस है, इसमें कितना स्कोप आपको लगता है अभी? और अगर कोई फ्रेश नया एमएफडी बन रहा है और उसको लग रहा है कि इंडिया में उसको अभी इतना नहीं है, लेकिन उसके कोई रिलेटिव्स या कोई उन लोग मतलब उसके है वहाँ पे रेफरेंस है, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए एनआरआई में स्कोप बहुत है, बिकॉज उनको सही आदमी चाहिए जिन पे वो ट्रस्ट कर सके। जी। बिकॉज आप किसी के फाइनेंस के बारे में किससे डिस्कस कर रहे हो तो एक फिडुशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आपके ऊपर। जी बिल्कुल। अब कभी ऐसे भी होता है, हम लोग के साथ ऐसे भी इंस्टेंस हुए हैं कि 2 भाई हैं, एक भाई रेगुलर बिजनेस करता है, दूसरा भाई जानता है
ऑफिस का काम होता है। बट एक दिन ऐसे हुआ, दोनों भाई ने मिलके एक प्रॉपर्टी बेची। उसने कहा कि एक भाई ने बुला के अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया, दूसरे भाई ने 2 दिन बाद बोला मेरे भाई का क्या इन्वेस्टमेंट किया वो बताओ। और अमाउंट काफी बड़ा था, मैं नहीं बोलूंगा, बट जी। क्रोर्स में था। जी। बोला मुझे भी मैं सेम अमाउंट देता हूँ, मुझे सेम पहले बताओ क्या किया है। मैंने कहा सॉरी, आपकी रिक्वायरमेंट क्या बताइए, उन्होंने क्या किया वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, वो आपको अगर बताएंगे तो चलेगा। बिल्कुल। सो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। टोटल ट्रस्ट का मैटर है ये पूरा। चाहे अगर कोई क्लाइंट का सीए भी फोन करेगा कि मुझे स्टेटमेंट चाहिए, क्लाइंट के परमिशन के बिना उसको कोई स्टेटमेंट सीए को नहीं जाएगी। अगर सीए को जाएगी भी तो क्लाइंट सीसी पे रहेगा। तो जो एनआरआई के लिए जैसे आपने बोला स्कोप बहुत है, तो क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे आपने इनिशियल में शायद हो सकता है कि वो गलतियाँ करी हो, नहीं भी करी हो, बट इन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एक नए एमएफडीज़ को एनआरआई बिजनेस को सोर्स करने के लिए? सी एनआरआई बिजनेस को सोर्स करने के लिए उनका पहले तो आपको हिस्ट्री जानना जरूरी है कि उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट किया है। जी। इनिशियल 1-2 मीटिंग तो आपको क्लाइंट के से जानना पड़ेगा कि उन्होंने पहले क्या किया है, क्यों किया है जी। और किस रीजन से किया है। बहुत लोग क्या है, अच्छा किसी ने बोल दिया इन्वेस्टमेंट करना है कर लो, बट अगर हम लोग पहले 2-3 मीटिंग में क्लाइंट को कॉन्सेप्ट समझा देंगे जी। और उनको अवेयर कर लेंगे कि ये प्रोडक्ट ऐसे है, तब वो उससे पता चलेगा। अभी अगर आज कोई क्लाइंट नवा आएगा तो मैं उसको पहले केस स्टडी दूंगा। रीसेंट केस स्टडी सबको पता है, कोविड में मार्केट गिर गई थी। जी। उसको मैं एक सवाल पूछूंगा, आपने 1 जनवरी 2020 में मेरे पास आए थे, आपने मुझे 25 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। जी। 23 मार्च 2020 को मार्केट का बॉटम था। जी। वो दिन आपके 25 लाख की वैल्यू थी 15 लाख। जी। आप उस टाइम पे क्या करते? आप पैसे निकालते, पैनिक करते या और ऐड करते? अगर वो बोलता कि मैं कुछ नहीं करता पर 25 लाख आएगा तब निकाल दूंगा, तब मुझे पता है ये इक्विटी इसके लिए ये प्रोडक्ट है ही नहीं। है ही नहीं। जी। तो पहले क्लाइंट को ये बोलते हैं कि आपका जो 100 रुपीज है, ये 70 रुपीज तो आप देखने 100% देखेंगे। हाँ। तो क्लाइंट बोलता है मैं इन्वेस्ट क्यों करूं? हाँ। मतलब ये फैक्ट है। आप अगर ये चीज को एक्सेप्ट कर सकते हो तो आप इसमें जर्नी में आगे बढ़ पाओगे, वरना दैट में बेस्ट है। वरना आपको हाइब्रिड डेट, वो फिर हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं कि आपको क्या सूट करेगा। जी। बिकॉज इक्विटी ऐसी है, अगर आप लास्ट 15-18 महीना देखेंगे मार्केट रेंज बाउंड रहा है और ब्रॉडर मार्केट्स भी करेक्ट हुए हैं, मिड एंड स्मॉल कैप। तो इस पीरियड में अगर आप देखने जाएंगे तो रिटर्न्स एसआईपी के हो या लमसम के हो ज़्यादा नहीं रहे हैं। राइट। तो उस टाइम पे क्लाइंट्स की क्वेरीज आना चालू होती है कि ये रिटर्न कम क्यों आ रहा है। तो पहले ही क्लाइंट का एक एक्सपेक्टेशन आपने सेट कर दिया है, तो उसको आप रिमाइंड कर सकते हो कि हमने आपको पहले एक्सपेक्टेशन सेट किया था। मार्केट का नेचर है कि मार्केट एक ईसीजी के से जैसे चलती है, मार्केट एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाती है। बिल्कुल। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा। 2009 से 2013 इस 4 साल में मार्केट ने लगभग सिंगल डिजिट रिटर्न दिया था, 4 से 5%। राइट। और एसआईपी ने रिटर्न दिया था 0 से 6% के बीच में। राइट। और उस टाइम पे अगर मैं आपको याद कराऊं या आपको भी याद होगा कि तब एफडी रेट्स होते थे 10%। तो लोग बोलते थे हमने यहाँ पे डाल के ब्लेंडर कर दिया। अगर हम आपने किसको बोला होता कि आपकी एसआईपी 1 साल की है या 3 साल की है, तो वो क्लाइंट तो एग्जिट कर लेगा और उसका एक्सपीरियंस खराब होगा। बिल्कुल। पहले तो एक्सपीरियंस अच्छा होना जरूरी है, नहीं तो वापस आएगा ही नहीं। तो हम लोग कोई भी क्लाइंट का पोर्टफोलियो इक्विटी जो फर्स्ट टाइम बिल्ड करते थे, उनको स्मॉल कैप तो बिल्कुल नहीं देते थे। फ्लेक्सी कैप दे दिया, लार्ज कैप दे दिया, अपने मिड कैप कुछ हद तक दे दिया। पहले आप एक्सपीरियंस करो, राइट। मार्केट में थोड़े मैच्योर हो जाओ, फिर आप एग्रेसिव बेट्स लेना चालू करो। तो जैसे आपने बताया कि पहले जैसे एनआरआई को जो कस्टमर की बात कर रहे थे हम लोग कि पहले उनको उनकी नीड को समझो और उनको बताओ, और उसके अलावा और क्या ध्यान रखना चाहिए उनको? देखिए उसके अलावा उनको सबसे बड़ी बात है, हर एक क्लाइंट इन्वेस्ट करता है जी। बट वो एक गोल से इन्वेस्ट नहीं करता है। वो उनके माइंड में वो गोल क्रिएट करना बहुत जरूरी है। रिटर्न के पीछे भागते हैं।
रिटर्न इज नॉट द ओनली थिंग यू हैव टू लुक एट, राइट। क्योंकि आप किसको बोलोगे बेस्ट रिटर्न कहाँ पे है। अब आपको भी पता है कि जो फंड ने लास्ट ईयर बेस्ट रिटर्न दिया वो इस साल बेस्ट रिटर्न नहीं देने वाला है। जी। हम लोग को देखना है कि कौन सा फंड टॉप क्वार्टाइल में या एट द मोस्ट सेकंड क्वार्टाइल में रहेगा, उसमें आपको रहना है। अभी हम लोग के पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनका इन्वेस्टमेंट इक्विटी में 2004 से आज तक पड़ा ही है, ना विड्रॉ किया है ना स्विच किया है, चाहे हमारी रेवेन्यू उसमें ना के बराबर हो। राइट। तो अपनी रेवेन्यू की जगह आप क्लाइंट के ग्रोथ को देखेंगे तो क्लाइंट आपके साथ रहेगा, उनका वॉलेट शेयर आपके पास बढ़ेगा। बिल्कुल। और ये जैसे अब जो ये आपने 500 फैमिलीज है, तो इनको एक्वायर करने के लिए क्या आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं मतलब? देखिए, क्लाइंट पूरे रेफरल बेसिस पे ही ओके। हुए हैं, तो ओवर द पीरियड हुए हैं। तो रेफरल में मतलब कैसे आप पूछते हैं सामने से या क्लाइंट देखिए, इनिशियली पूछते थे, जब नए नए थे तो पूछते थे, अब नहीं पूछते हैं, क्योंकि सामने से क्लाइंट का इंटरेस्ट होना चाहिए। जी। बिकॉज आप किसको भी पुश करोगे तो वो सेलिंग हो जाएगा। हम लोग को सेलिंग नहीं करना, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। बहुत बढ़िया। आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? आपको प्रॉब्लम होती है तब जाते हो, जी। आप कोई चीज को लेके सीरियस होते हो तब जाते हो। तो फाइनेंस को लेके जब आप सीरियस होंगे तब डेफिनेटली आप किसी ना किसी के पास जाना चाहेंगे। बिल्कुल। तो जो आप अभी जैसे आपके पास में टीम है या आप मतलब कैसे क्या है मतलब आपका स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हम लोग ने सेल्स टीम नहीं रखी है, जी। ऑपरेशंस और एडमिन को काफी स्ट्रांग रखा है, क्योंकि टीम के वजह से ही आज ऑपरेशंस और एडमिन वो संभाल रहे हैं, तब हम लोग क्लाइंट को फेस कर सकते हैं। राइट। मिस्टेक्स होती है, हम लोग को लर्न करना है कि वो मिस्टेक्स को कैसे रिड्यूस करे और फिर एलिमिनेट करे। जी। और एवरी डे इज अ लर्निंग डे। बिल्कुल। आज हम दूसरे एमएफडी के साथ भी बैठते हैं कभी, तो कुछ सीखने को ही मिलता है। और अपनी इंडस्ट्री इवॉल्विंग है, रोज सेबी के नए लॉज आते हैं, एमफी के आते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट आते हैं, तो वी हैव टू एडहेयर टू इट, और वो एडहेयर करके ही हम आगे प्रॉस्पर हो पाएंगे। और ये इंडस्ट्री ऐसी है कि यहाँ पे सच्चे काम करने वालों की जरूरत है। बिल्कुल। तो ये जो रिकमेंडेशंस हैं या एडवाइस हैं जो आप दे रहे हैं, तो ये रिसर्च वगैरह कैसे आप खुद करते हैं या आपने लोग रखे हैं? तो रिसर्च हम खुद करते हैं। जी। रिसर्च हम खुद करते हैं, और कोई भी फंड में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उस फंड मैनेजर से 1:1 मीटिंग होना जरूरी है। जब तक मैं इस फंड मैनेजर को नहीं समझूंगा कि उसका माइंडसेट क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, मैं ब्लाइंडली चार्ट देख के पैसा नहीं डालूंगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो फाइनल फंड स्टॉक सिलेक्शन है और वेटेजेस डिसाइड होती है वो फंड मैनेजर करता है। राइट। कमिटी उसके स्टॉक्स को अप्रूव करेगी, बट वेटेज जो है वो डिसाइड करने वाला है, और उसमें लेना है नहीं लेना है, कब एग्जिट करना है, वो बहुत मैटर करता है। तो जैसे अब मार्केट का उतार चढ़ाव होता है तो क्लाइंट थोड़ा तो मतलब उनको लगता है कि गलत इन्वेस्टमेंट हो गया, नीचे आ गया या कुछ हो गया, तो जब रिडेम्पशन के लिए जाने के लिए बोलता है मुझे नहीं करना, तो क्या कैसे रोकते हैं आप उनको? सी, पहले तो रिडेम्पशन के लिए आने होता है। अभी क्लाइंट्स के साथ जनरली एक बोला हुआ है कि अगर आपका कोई प्लान रिडेम्पशन है जी। तो हम लोग को पहले बताइए। जी। अगर आपने पहले बता दिया, अगर मार्केट के वैल्यूएशंस अच्छे हैं, तो अगर आपको 6 महीने बाद भी पैसे चाहिए, हम बोलेंगे आप आज ही ले लो, बिकॉज 6 महीने बाद मार्केट कहाँ रहेगा पता नहीं। राइट। अभी लेट्स से 2024 जून में अगर किसको पैसे की जरूरत थी, मतलब दिसंबर में जरूरत थी, बट जून जुलाई में मार्केट अच्छा था, तो किसने वही उस टाइम पे ले लिया, तो अच्छी बात थी, क्योंकि टैरिफ आने के चक्कर में मार्केट करेक्ट होना चालू हो गए। राइट। तो अगर प्लान रिडेम्पशन है तो क्लाइंट्स को बोला है कि प्लीज इन्फॉर्म अस वेल इन एडवांस। इफ मार्केट्स आर फेवरेबल वी विल बी हैप्पी टू गिव यू द मनी दैट डे। फिर वो पैसा आप लिक्विड आर्बिट्राज में कहीं पे भी पार्क करके रख लो। राइट। और अगर वैसे ही कोई एडहॉक रिडेम्पशन आता है तो क्लाइंट से एक बार रीजन पूछते हैं कि आपको क्यों निकालना है। परफॉर्मेंस डिससैटिस्फैक्शन है तो आजकल तो क्लाइंट सामने से बोलेगा कि मुझे इस क्लाइंट फंड के रिटर्न में नहीं लग रहा है, मुझे निकालना है। तब उसको समझाना पड़ता है कि ठीक है, ये रीजन से फंड परफॉर्म नहीं किया है। या अगर आप क्लाइंट को देखोगे तो क्लाइंट अगर आज ऐप पे चेक करता है कि मेरा इस फंड में ये रिटर्न है, तो उस बेसिस पे क्लाइंट को बोलते हैं कि आपने ये रिटर्न तो देख लिया,
बट आपने कब इन्वेस्ट किया उसको भी तो देखिए। अगर आपने जनवरी ऑफ 25 में इन्वेस्ट किया और आप रिटर्न देख रहे हो मार्च में या अप्रैल में, जब मार्केट नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव दिखने वाला है। राइट। आपको उतना देखना है कि आपने मार्केट से कितना अंडर परफॉर्म किया है। आपने अगर इंडेक्स गिरा है 12% और आप 20% गिरे हो तो आप पैनिक करो। राइट। बट अगर इंडेक्स 12% गिरा और आप 10 और 14 के बीच में हो तो वो तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और ये जो आपने इतने साल हो गए आपको काम, 2003 से आप हैं, तो 23 साल हो गए आपको एक तरह से। तो इस जो इनिशियल स्टेज पे जब आप थे, जब टेक्नोलॉजी भी नहीं था और आज इतना टेक्नोलॉजी है, जो क्या क्या आपको लग रहा है क्या चेंजेस आए और कितने फेवरेबल चेंजेस आए हैं? देखिए, चेंजेस तो सब फेवरेबल आए हैं। जो रेगुलेटर्स ने और वो किया है काफ़ी फेवरेबल आए हैं। अगर आज आदमी स्केल कर सकता है वो टेक्नोलॉजी के वजह से ही स्केल कर सकता है। मैं एक एनआरआई का ही एग्जांपल लूँगा कि पहले अगर एनआरआई के साथ काम करना होता था तो पहले तो आपको फॉर्म पे साइन चाहिए, चेक चाहिए, फॉर्म वो कोरियर करके भेजेगा, मेरे पास आएगा, तब मैं उसको डिपॉजिट करूँगा। राइट। और फॉर्म आया, उसमें बाय चांस उसने साइन में कुछ मिस्टेक कर दी तो फिर जाएगा, तो टाइम कंजम्पशन भी डबल होता था। तो क्लाइंट कन्वर्जन मतलब एग्जीक्यूशन में बहुत टाइम लग जाता था पहले। और एग्जीक्यूशन में क्या हो रहा था, अभी आप फॉर्म भर रहे हो या आपका टीम फॉर्म भर रही है, भरने में उसने मिस्टेक कर लिया तो फिर वहां पे साइन लेने फिर जाओ। वो सब चीजें। सो फिजिकल टू ऑनलाइन has been a big transition for the industry, and whoever is present and who will come in the future is definitely going to benefit from it. उसके अलावा जो क्लाइंट का साइकी है जो पहले था और अभी समझ जैसे उनको आज See, इन्फॉर्म आज है। क्लाइंट भी वेल इन्फॉर्म्ड है क्योंकि पहले सोशल मीडिया इतना पावरफुल नहीं था। जी। सोशल मीडिया पे आज इतने चर्चे हो रहे हैं इसको लेके और आपके इन्फ्लुएंसर्स भी है, तो कहीं कहीं पे वो अच्छा काम भी करते हैं, कहीं कहीं पे खराब काम भी करते हैं। बिल्कुल। तो हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव है, बट टेक्नोलॉजी हैज गिवन मोर पॉजिटिव्स बिकॉज आज क्लाइंट भी अवेयर है कि क्या हो रहा है। तो आप भी यूज करते हैं सोशल मीडिया को मार्केटिंग के लिए? सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए यूज नहीं करते बिकॉज हम लोग को मार्केटिंग कंपनी नहीं चलानी, हमको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। क्लाइंट आए तो उसका एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी कल ही एक क्लाइंट का फोन आया था कि मेरी बेटी ने पहले बार पैसा कमाया, उसका 3 लाख रुपया, इसको आप इन्वेस्ट करो। तो डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बोला फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करेंगे? तो बोला नहीं, मिड एंड स्मॉल कैप में करो। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा, उसका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है आप बोल रहे हो। अगर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में अगर उसको 2 साल रिटर्न नहीं दिखा तो बैड एक्सपीरियंस होगा, वो कभी इन्वेस्ट नहीं करेगी। हमारे पास तो क्या इंडस्ट्री में शायद वापस नहीं जा पाए। जी बिल्कुल। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस क्लाइंट का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सही कहा, बहुत सही। तो जो पहले 2-3 साल है आप क्लाइंट को अच्छे से बिल्ड करो, उनको समझाओ, फिर जो एग्रेसिव स्टेप्स है, अगर कोई लर्नड क्लाइंट है वो एग्रेसिव रिस्क लेना चाह रहा है देन दैट इज अ डिफरेंट थिंग। 90% ऑफ द क्लाइंट्स को कॉन्सेप्चुअली म्यूचुअल फंड नहीं पता, उनके लिए म्यूचुअल फंड सिर्फ इक्विटी है। आज डैडी कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं बिजनेस में, मतलब फुली अभी भी है? डैडी भी अभी फुल्ली इन्वॉल्व है, हाँ। ही इज अवेयर अबाउट व्हाटएवर इज हैपनिंग। तो अभी आप 900 करोड़ पे हैं, क्या नेक्स्ट गोल क्या है आपका? सी गोल तो वो है क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, पर आप जैसे बोल रहे हो नेक्स्ट गोल है गिफ्ट सिटी। ओके। वो एक चीज है जो बहुत अच्छी चीज की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एनआरआई और इंडियंस के लिए दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो वहाँ पे जितने प्रोडक्ट्स और लॉन्च होंगे उस बेसिस पे क्लाइंट्स को रिकमेंड करने के लिए गिफ्ट सिटी इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। बिकॉज आज अगर कोई इंडियन इन्वेस्टर को अब्रॉड इन्वेस्ट करना है जी। तो म्यूचुअल फंड के लिमिट्स ऑलमोस्ट फ्रीज है, तो गिफ्ट सिटी के रास्ते से वो इन्वेस्ट कर पाएंगे। और कोई आपको एनआरआई नहीं, आपको तो अभी कोई फॉरेन नेशनल भी एज ए इन्वेस्टर चाहिए तो उसको आप ले सकते हो वाया गिफ्ट सिटी। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, मतलब आप क्या प्रोसेस क्या है? देखिए, एज ए न्यू एमएफडी या जो एमएफडी एस्टेब्लिश है इंडिया में, उनको ये करना हो तो? उनको ये करना हो तो देखिए, जो अपने म्यूचुअल फंड्स हैं सबने ऑलमोस्ट ऑफिसेज अपनी खोल ली है, जी। तो आप उनके साथ कनेक्ट करके एम्पैनलमेंट गिफ्ट सिटी का करवा लीजिए।
और आप यहीं बैठ के गिफ्ट सिटी के प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। ओके अगर आपको गिफ्ट सिटी पे पूरा फोकस बनाना है तो वहां पे आपको जाके ऑफिस खोलनी पड़ेगी। जी। और टैक्सेशन का कैसे आप इसमें, जैसे एनआरआई में आप काम कर रहे हैं, एनआरआई के लिए टैक्सेशन वगैरह उसका नॉलेज होना भी जरूरी है? बहुत जरूरी है। देखिए, आप जो चीज कर रहे हो, पहले का टाइम ये नहीं था आपने प्रोडक्ट दे दिया, आपको एंड टू एंड पता होना चाहिए कि क्या है, टैक्सेशन से लेके ट्रांसमिशन। अगर कोई क्लाइंट अपने पास इन्वेस्ट कर रहा है, उसको अगर कोई एक्सपायर हो गया तो उसके नॉमिनी को पैसा जाना चाहिए स्मूथली, उतना ट्रांजिशन तक आपको प्रोवाइड करना चाहिए। अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट करवाने का पर्पस नहीं है। बिल्कुल। You have to see that the wealth is transferred to the next generation with seamlessly and without any difficulty. बहुत बढ़िया। आप मतलब इतना मुझे लगता है काफ़ी लोग जिनको एनआरआई बिज़नेस के बारे में और ये गिफ्ट सिटी के बारे में नहीं पता था, उनको काफ़ी नॉलेज मिलेगा। और जो नए एमएफडीज़ हैं या जो साइडलाइन में एमएफडीज़ हैं, जो नहीं कर रहे हैं फुल फ्लेज, आप उनको किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगे कि ये इस इंडस्ट्री का फ्यूचर के बारे में, कि कैसा लग रहा है आपको नेक्स्ट 5 साल, 10 साल उनको क्या करना चाहिए ताकि वो लोग भी आपकी जैसे सक्सेसफुल बने? देखिए, इस इंडस्ट्री में रहने के लिए आपको 2 चीज़ें करना ज़रूरी है। एक तो आपका मोटिवेशन खुद पे रहना चाहिए, और दूसरी बात, जो चीज़ आप रिकमेंड कर रहे हो, जो भी प्रोडक्ट, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या कोई भी प्रोडक्ट आप रिकमेंड कर रहे हो, आपको ये पहले देखना चाहिए कि अगर आप अपना पैसा लगाओगे, आप उस प्रोडक्ट में लगाओगे या नहीं लगाओगे, या उस फंड में लगाओगे कि नहीं। जी। जिस दिन आप उस चीज़ में कन्विंस हो गए, तो फिर आप कोई भी काउंटर आएगा आपके लिए कि आपने इस प्रोडक्ट में क्यों इन्वेस्ट किया, आप सब आंसर दे पाओगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही। वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। और अगर जो लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं, उनको इनिशियली किसके साथ कोलैबोरेट कर लेना चाहिए, बिकॉज आज के डेट में अगर कोई नवा आ रहा है तो रेवेन्यूज आर नॉट वेरी इजी टू कम। बिल्कुल। तो उसको किसी के साथ कोलैबोरेट करके एक हाइब्रिड मॉडल में स्टार्ट करना चाहिए, और एक बार ग्रो हो जाए देन उसकी डिसीजन है उसको कंटिन्यू वैसे करना है या इंडिविजुअली आगे बढ़ना है। बिल्कुल। बिकॉज यहाँ पे जो रेवेन्यू सिस्टम है, फॉर अ न्यू पर्सन उसको 4-5 साल का मेहनत करना पड़ेगा। मतलब उसको उतना कैपिटल हाथ में होना चाहिए रन करने के लिए, और उसको मल्टीपल प्रोडक्ट्स रखने पड़ेंगे। बिकॉज आज ऐसे है कि अगर आप क्लाइंट को खाली म्यूचुअल फंड दोगे और उसको अगर हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत है, आप वो नहीं प्रोवाइड करोगे, तो फिर वो और किसी के पास चले जाएगा। बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया आपने सचमुच में। मतलब जो नए एमएफडीज हैं, जिनके पास में कैपिटल का थोड़ा सा दिक्कत है और इनिशियल स्टेज पे, तो दे शुड जॉइन सम एनडी और बड़े उनके साथ में सारे प्रोडक्ट्स के साथ में करें, और फिर धीरे धीरे आप उनको लगता है तो वो अपना खुद का एक आइडेंटिटी बना के कर सकते हैं। ताकि अगर वो खुद करेंगे और शायद हताश होकर बीच में छोड़ दे, उससे अच्छा है ये जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर तो बहुत ही ब्राइट है। बहुत बढ़िया। और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपको हमारे जो ये नया इनिशिएटिव है इसके बारे में कुछ कहना है? ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, और हम लोग को मोटिवेट करना चाहिए लोगों को कि इस इंडस्ट्री में ज्वाइन करें। बिकॉज इंडिया की जो पॉपुलेशन है वहाँ पे पेनिट्रेशन बहुत लिमिटेड है। जी। और आज भी जो नए एसआईपी की बात हो रही है, उसमें अगर हम लोग रेशियोज देखेंगे, सीजर रेशियो का, जी। सीजर रेशियो बहुत हाई है। बिकॉज 70-80% ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो आ रहे हैं वो ऐप के थ्रू आ रहे हैं, जी। और वो ऐप पे वो देख के आ रहे हैं कि बेस्ट परफॉर्मर लास्ट ईयर का कौन है। जी। और सबको बेस्ट परफॉर्मर में रहना है। आप कभी भी बेस्ट परफॉर्मर में नहीं रहोगे, क्योंकि चाहे वो बेस्ट फंड हो, 5 साल में 1 साल उसका डाउनटर्न आएगा। बिल्कुल। तो आप कभी भी बेस्ट फंड में हमेशा नहीं रह सकते हो। आप जितना लॉन्ग टर्म होल्ड करोगे, कंपाउंडिंग तभी पैसा होगा। सही, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, बहुत मजा आया। थैंक यू। थैंक यू।